वेलकम टू ऑल आर चैनल मुफ्त शिक्षा। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे। और प्री बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं। प्री बोर्ड के 2 या 3 एग्जाम कई स्कूलों में हो चुके हैं, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग पढ़ाई भी ठीक ठीक से कर रहे होंगे। जैसा कि हम हमारी एक सब्जेक्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है 12th क्लास का, इकोनॉमिक्स, उसकी सीरीज हमने स्टार्ट की थी, जिसके अंदर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कर रहे थे। उसकी हमने जो यूनिट थी डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, उसके हमने कॉन्सेप्ट की वीडियोस क्लियर कर ली है। आपको मैंने एमसीक्यू क्वेश्चन, आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी मैंने पढ़ा दिए हैं और बीच में ही ग्राफ भी समझा दिए थे। तो आज हम उस चैप्टर की एमसीक्यू क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि कई एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं। क्योंकि लार्ज क्वेश्चन करना या लॉन्ग क्वेश्चन करना टाइम ज़ाया होता है। वीडियो में अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम खींचेगा और हो भी सकता है कि आप बोर भी हो जाएं। लेकिन एमसीक्यू क्वेश्चन के थ्रू क्या होता है कि आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स छोटे छोटे क्वेश्चंस के थ्रू क्लियर हो जाते हैं। फिर आप उसको अपनी लैंग्वेज में या इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में या आपके स्कूल में जो लैंग्वेज सिखाई गई है उसको यूज कर सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत शॉर्ट हिंट होते हैं जिसके अंदर आपके कई सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं। एक क्वेश्चन के अंदर बाकी अदर पॉइंट्स भी क्लियर हो जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज हमारी डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉय की एमसीक्यू प्रिपरेशन वीडियो। चलिए देखिए, सबसे पहले आप इंपॉर्टेंट न्यूज, जैसे कि मैं हर बार बताता हूं आपको, ये क्यूआर कोड हमारे चैनल का क्यूआर कोड है। आप इस क्यूआर कोड को अगर स्कैन करते हैं आपके किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन से, चाहे वो गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया, कोई भी अदर स्कैनर जो कि स्कैन करने के काम आती है एप्लीकेशन, अगर उससे आप स्कैन करते हैं तो आप हमारे चैनल मुफ्त शिक्षा पर डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। आपको किसी लिंक को या किसी चीज को शेयर करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे इसको स्कैन करिए और हमारी वीडियोस पर आ जाइए। और आप क्या कर सकते हैं कि इस क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट लेके आपके फ्रेंड से, आपके रिश्तेदारों से, आपके कलीग से या आपके आसपास जो भी हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान हो जो अपने पढ़ाई का एक्सपेंस बियर नहीं कर पा रहा है, पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा पा रहा है, उसे कोचिंग की सख्त ज़रूरत है, तो उसे फ्री में एजुकेशन हमारे चैनल से प्रोवाइड हो जाएगी। हम 1 रुपए तक चार्ज नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी मुहिम है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रह जाए। ऐसा ना हो कि कल को उसे गिल्ट हो कि मैं पढ़ लेता तो शायद कुछ बन जाता। तो ये गिल्ट किसी भी बच्चे को ना हो, ये मुहिम हम लेके चल रहे हैं ताकि हर बच्चा अपने जीवन में शिक्षित हो। और शिक्षा से आप कुछ बने ना बने, लेकिन एक अच्छे इंसान जरूर बनेंगे। और हमारी मुहिम यही है कि हम दुनिया में अच्छे इंसान बनाएं। जब दुनिया में सभी लोग अच्छे होंगे तो नफरत खत्म हो जाएगी, है ना। सभी अच्छी बातें करेंगे, सभी अच्छे काम करेंगे तो नफरत तो खत्म होगी। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट से। पहला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्यूरेटली डिस्क्राइब द कंजम्पशन फंक्शन। बोला इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो क्या डिस्क्राइब कर रही है? कंजम्पशन फंक्शन को डिस्क्राइब कर रही है। देखो, पहली स्टेटमेंट है द कंजम्पशन फंक्शन इज अ रिलेशन बिटवीन इनकम, सेविंग, प्राइस एंड कंजम्पशन। बोल रहा है कि कंजम्पशन फंक्शन क्या है? रिलेशन है किसके बीच में? इनकम के, सेविंग के, प्राइस के और कंजम्पशन के। दूसरी स्टेटमेंट, द कंजम्पशन फंक्शन इज अ रिलेशन बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। बोला कंजम्पशन फंक्शन किसका रिलेशन है? इनकम का और कंजम्पशन का। तीसरा बोल रहा है द कंजम्पशन फंक्शन इज रिलेशन बिटवीन प्राइस, सेविंग एंड कंजम्पशन। और चौथे पॉइंट में बोल रहे हैं द कंजम्पशन फंक्शन इज अ रिलेशन बिटवीन इनकम, प्राइस एंड सेविंग। तो जैसे कि हम हमेशा आप लोगों को एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या देते हैं? टाइमर देते हैं। तो आज भी हम आपको टाइमर देंगे, ठीक है। लीजिए, बताइए। मूव नहीं हो रहा है। टाइमर दे देते हैं आपको। कितना देते हैं हम? 25 सेकंड देते हैं ना आपको हमेशा। ये लीजिए। डन आपका टाइमर। ये ये लीजिए 25 सेकंड। बताइए फटाफट से आंसर।
टाइमर आउट। चलिए देखिए, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, इसका करेक्ट ऑप्शन या करेक्ट आंसर होगा आपका द कंजम्पशन फंक्शन इज अ रिलेशन बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। कंजम्पशन फंक्शन किसका रिलेशन है? इनकम और कंजम्पशन का रिलेशन है। तो पॉइंट बी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी टेकन टू इंक्रीज द एग्रीगेट डिमांड? कौन सा स्टेप है जो एग्रीगेट डिमांड को क्या इंक्रीज करने के लिए लिया जा सकता है? कौन सा है? पहला इंक्रीजिंग द बैंक रेट, दूसरा इंक्रीजिंग द कैश रिजर्व रेशियो, तीसरा सेलिंग ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसको आरबीआई भी कहते हैं, या डी नन ऑफ द अबव। ये टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो जैसा कि हमेशा आपको टाइमर मिलता है, इसमें भी दे देते हैं टाइमर। लो, शिफ्ट नहीं हो रहा है ये। बड़ा हो गया। हो गया मूव। चलो टाइमर सेट कर देते हैं आपका। ये लो टाइमर सेट आपका, बताओ आंसर। देखो इसका करेक्ट आंसर, का करेक्ट आंसर है, ये क्या था क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप कैन बी टेकन टू इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड। तो इनमें से ना तो बैंक रेट बढ़ाने से एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, ना इंक्रीजिंग कैश रिजर्व रेशियो बढ़ाने से, ना सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी बढ़ाने से। तो सही ऑप्शन है आपका नन ऑफ दी अबव। इसमें से कुछ भी बढ़ाने से आपकी एग्रीगेट डिमांड नहीं बढ़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ अ कंट्री? एक किसी भी कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी की, किसी भी क्या अपनी कंट्री की, इंडिया के अकॉर्डिंग देखो कि इंडिया जो हमारी कंट्रीज के अकॉर्डिंग मॉनेटरी पॉलिसी में अगर हम समझें तो कौन सी स्टेटमेंट सही है इनमें से? द मेन एम ऑफ दिस पॉलिसी इज टू इंश्योर प्राइस स्टेबिलिटी इन इकोनॉमी, कि जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसका काम क्या होता है? प्राइस स्टेबिलिटी करना, ऐसी ये स्टेटमेंट कह रही है। ठीक है, लो कलर ले लिया हमने, प्राइस स्टेबिलिटी। दूसरा, द पॉलिसी एम्स टू अचीव स्टेबल पॉलिसी रिलेशन, या फिर स्टेबल पॉलिसी रिलेशन। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पॉलिसी इज टू इंश्योर हायर टैक्स कलेक्शन, मतलब कि हायर टैक्स कलेक्शन होता है। या फिर द पॉलिसी सीक्स टू इम्प्रूव द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सिचुएशन इन द कंट्री, या फिर एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन के लिए है। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? लो टाइमर लो, बताओ। इसको मूव करते हैं, टाइमर लगा करते हैं, आपको देते हैं 25 सेकंड का टाइम। चलिए चलिए टाइम आउट। अब देखो, इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आपका ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हाट मेजर्स कैन बी यूज टू करेक्ट द इन्फ्लेशनरी गैप अंडर द मॉनेटरी पॉलिसी? बोल रहा है कौन सा मेजर यूज किया जा सकता है किसमें इन्फ्लेशनरी गैप को करेक्ट करने के लिए? पहले बोल रहा है रिड्यूसिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, या फिर कटिंग द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, या फिर इंक्रीजिंग टैक्सेशन, या बोल रहा है इनमें से कोई भी नहीं। लो बताओ करेक्ट ऑप्शन।
आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाए हुए ना सारे। टाइमर सेट कर देते हैं। चलो चलिए देखिए राइट आंसर। इसका राइट आंसर है कि अगर हमें इन्फ्लेशनरी गैप को करेक्ट करना है तो हमें रिड्यूसिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इस टूल को यूज करना होगा। करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द कंजम्पशन पर यूनिट ऑफ इनकम। बोला क्या, डैश इज द कंजम्पशन, क्या होता है जो कंजम्पशन का पर यूनिट ऑफ इनकम है ना। डैश इज द कंजम्पशन पर यूनिट ऑफ इनकम, क्या है वो? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, या एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, या एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, या फिर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। बताओ। ये लो टाइमर, टाइमर आपको जरूर मिलेगा। आप टाइमर इसलिए भी दे रहे हैं कि आप लोग एग्जाम में भी एमसीक्यू क्वेश्चन करने के लिए 25 से ज़्यादा सेकंड का टाइम मत लीजिए, क्योंकि आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा फिर इसका मतलब, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन करने के लिए टाइम चाहिए होता है, तो आपको फिर टाइम नहीं मिलेगा लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि एपीसी। एपीसी इज द कंजम्पशन पर यूनिट ऑफ इनकम। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो, डैश इज द सेविंग पर यूनिट ऑफ इनकम। डैश इज द सेविंग, वहां पे क्या था कंजम्पशन, यहाँ पे क्या है सेविंग, तो आपको हिंट मिल ही गया होगा। बोल रहा है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, या फिर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। बताओ। ये लो टाइमर, इधर ले आओ टाइमर को इधर, हाँ। और ये लो टाइमर सेट कर देते हैं 25 सेकेंड। ठीक है, चलो। चलिए देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या बताना है, डैश इज द सेविंग पर यूनिट ऑफ इनकम। तो सेविंग पर यूनिट ऑफ इनकम क्या आएगा आपका, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी कि ए पी एस, जैसे उसमें क्या आया था ए पी सी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, डैश refers to situation where aggregate demand is equals to aggregate supply and resources are not fully employed। मतलब एडी और एएस इक्वल हैं लेकिन फुल्ली एम्प्लॉयमेंट नहीं है इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, तो बताओ इसमें से क्या फिल किया जाएगा यहाँ। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बोलेंगे, या फिर नन ऑफ दी अबव। कि इक्वल तो है, इक्विलिब्रियम तो है, लेकिन कैसे इक्विलिब्रियम है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट तो फुल नहीं है इकोनॉमी में। लो टाइमर, इधर आ जाओ भाई टाइमर भाई साहब इधर। आपको दे देते हैं 25 सेकेंड। ये क्या हो गया, टू, अब ठीक है, ये लो।
चलो देखो, इसका डैश रिफर्स टू सिचुएशन ऑफ वेयर एग्रीगेट डिमांड्स इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई बट नॉट फुल्ली एम्प्लॉयमेंट, तो ये आएगा आपका अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट पूरा नहीं है ना, तो अंडर एम्प्लॉयमेंट बोलेंगे, तो ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। डैश इज द डिफाइंड एज एडिशन टू द स्टॉक ऑफ फिजिकल कैपिटल। बोल रहा है एडिशन टू स्टॉक ऑफ फिजिकल कैपिटल, किसको डिफाइन किया जाता है ऐसे कि वो क्या है, स्टॉक ऑफ फिजिकल कैपिटल, एडिशन टू स्टॉक ऑफ फिजिकल कैपिटल। इन्वेस्टमेंट को कहते हैं, कंजम्पशन को कहते हैं, या फिर सेविंग को कहते हैं, या ऑल ऑफ दी अबव, बताओ। लो टाइमर। चलो देखो, राइट आंसर है आपका इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इज डिफाइंड एज अ एडिशन टू स्टॉक ऑफ फिजिकल कैपिटल, क्योंकि जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कोई एसेट खरीदते हैं, वो एसेट क्या होगा, हमारे जो फिजिकल कैपिटल पहले से पड़ी उसमें ऐड हो जाता है। नेक्स्ट देखो, डैश refers to the amount by which actual aggregate demand is more than aggregate demand required to establish full employment। देखो क्या बोल रहा है, डैश रिफर क्या है, जो रिफर करता है अमाउंट बाय विच एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड, कि एक्चुअल में जो डिमांड है वो क्या है, ज्यादा, इज मोर देन द एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड, और जितनी डिमांड रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा है क्या एक्चुअल डिमांड, टू एस्टेब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट, और फुल एम्प्लॉयमेंट को एस्टेब्लिश करना। तो कैसी कंडीशन है, डिफ्लेशन की कंडीशन है, इन्फ्लेशन गैप है, डिफ्लेशन गैप है, या इन्फ्लेशन है सिर्फ, बताओ। कि जब आपकी एग्रीगेट एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो आपकी एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड से, और फुल एम्प्लॉयमेंट में, तो कैसी सिचुएशन है ये बताओ। बताओ, ले लो टाइमर। चलो देखो, राइट आंसर, जब आपकी एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो किससे, रिक्वायर्ड डिमांड से, तो वो होता है आपका इन्फ्लेशनरी गैप, और याद रहे एम्प्लॉयमेंट फुल होना चाहिए, ठीक है, वरना अंडर एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन भी सेट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। Piling up of stock in the warehouses is known as, piling up of the stock in the warehouse is known as, किससे जाना जाता है, accumulation of inventories, intended accumulation of inventories, unintended accumulation of inventories, या फिर none of the above, बताओ राइट आंसर। बताओ, देखो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, अनइंटेंडेड accumulation ऑफ इन्वेंट्रीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश refers to the rate at which RBI lends to commercial bank, सॉरी होल्ड हो रखा है, refers to the rate at which RBI lends the commercial bank against सिक्योरिटी। कमर्शियल बैंक को जब आरबीआई लोन देता है किसका, सिक्योरिटी के अगेंस्ट, उस रेट को क्या बोलते हैं,
रेपो रेट बोलते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन बोलते हैं, रिजर्व रेपो रेट बोलते हैं, या मार्जिनल रिक्वायरमेंट बोलते हैं? बताओ। ये लो टाइमर, बिना टाइमर के तो करेंगे नहीं आप लोग। ये लीजिए। देखो राइट आंसर, जब आरबीआई लैंड यानी उधार देता है कमर्शियल बैंक को, किसके अगेंस्ट? सिक्योरिटी के अगेंस्ट, तो उस पर जो रेट चार्ज किया जाता है वो होता है आपका रेपो रेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इन अ गिवन सिचुएशन व्हेन AD इक्वल्स टू AS, नहीं सॉरी, इन अ गिवन सिचुएशन व्हेन AD मोर देन AS, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से इन एन इकोनॉमी, देन डैश। तो बताओ जब ये सिचुएशन होगी कि एग्रीगेट डिमांड ज्यादा एग्रीगेट सप्लाई से, तो सिचुएशन कैसी होगी इकोनॉमी में? अब यहाँ चार ऑप्शन है, बताओ कौन सी सिचुएशन है। पहला बोल रहा है जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी विल डिक्रीज, जो प्राइस लेवल है वो कम हो जाएगा। इन्वेंट्री स्टॉक विल इंक्रीज बियॉन्ड डिजायर्ड लेवल, और इन्वेंट्री स्टॉक जो है वो जो डिजायर थे उससे भी ऊपर बढ़ जाएगा। सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड अराइज, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन आ जाएगी। या प्रोड्यूसर्स विल इंक्रीज प्लांट आउटपुट, प्रोड्यूसर क्या करेगा, जो प्लान किया था उस आउटपुट को और बढ़ा देगा। बताओ। चलो देखो, इसका करेक्ट आंसर है कि जब ये सिचुएशन हो कि एडी ज़्यादा हो एस से, तो इसका मतलब क्या है? ये क्या है? एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है, तो सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड अराइजेस, है ना। नेक्स्ट देखो आंसर, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इफ एमपीसी इज 0.5, अगर आपकी एमपीसी 0.5 है, देन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर विल बी, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होगा? आपने के का फॉर्मूला सीखा था ना, क्या सीखा था? अपॉन के मल्टीप्लायर इक्वल्स टू 1/1 माइनस एम पी सी, है ना, यही था ना। अब मैंने आपको फॉर्मूले का हिंट दे दिया, अब आपको इसको सॉल्व करना है किसके अंदर? 25 सेकंड के अंदर। चलो करके दिखाओ। बताओ। देखो इसका राइट आंसर मैं करके दिखाता हूँ। ये आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ये 1 माइनस एम पी सी की वैल्यू कितनी है? 0.5। तो जब 1 में से 0.5 गया तो बचेगा क्या? 0.5। ठीक है, फिर जब हम इसमें से डेसिमल हटा देंगे तो ऊपर आ जाएगा 10 और नीचे आ गया 5। कैंसिल करेंगे, क्या आएगा? 1 मल्टीप्लाई में 2, आंसर 2। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एपीएस व्हेन एपीसी इज 0? एपीएस की वैल्यू क्या होगी अगर एपीसी 0, यानी कि एवरेज प्रोपेंसिटी सेविंग क्या होगा जब एवरेज प्रोपेंसिटी कंजम्पशन 0 हो? 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, या इन्फिनिटी? बताओ, ले लो टाइमर। बहुत आसान क्वेश्चन है।
देखो राइट आंसर, फॉर्मूला पढ़ा था ना हमने कि APC प्लस APS इक्वल्स टू 1। अब APC क्या है 0, तो APS क्या आएगा आपका, APS आ गया आपका 1, तो आंसर बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट APC इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बतानी, याद रखना, करेक्ट नहीं बतानी। APC के बारे में से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। पहला, APC कैन बी ग्रेटर एंड स्मॉलर देन 1, APC कैन बी इक्वल टू 1, APC कैन बी 0, और APC फॉल्स विद इंक्रीज इन इनकम। बोला APC कम हो जाता है जब आपकी इनकम बढ़ जाती है। चलो ये लो टाइमर। फटाफट बताओ, और आप लोग वीडियो किस स्टेट से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताया करें। चलो देखो, इसमें पूछा था कौन सी स्टेटमेंट एपीसी के बारे में करेक्ट नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, एपीसी कैन बी 0, एपीसी कभी भी 0 नहीं हो सकता। एवरेज कंजम्पशन तो हम करेंगे ही करेंगे ना, जब हम बोल रहे हैं कि इनकम लेवल 0 होगा तो भी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम करेंगे। भूखा तो इंसान मरेगा नहीं, क्या पता पहले की सेविंग से यूज करेगा तो माइनस में चली जाएगी इनकम। तो इसलिए एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन कभी भी 0 नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ऑटोमोनिस कंजम्पशन सुना था ना, वो हमेशा ही रहता है चाहे इनकम 0 हो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज इनकरेक्ट। अब इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बारे में गलत है, ये बताओ, है ना। चलो, पहला ऑप्शन है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज इन्फिनिटी। दूसरा, मिनिमम वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज 0। तीसरा, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला लिख रखा है ये, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तीसरा, लास्ट, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन, यानी कि MPC। तो बताओ इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है, किसके बारे में स्टेटमेंट है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बारे में। एक इन्वेस्टमेंट इनमें से गलत दे रखी है, बताओ कौन सी इन्वेस्टमेंट है वो, बताओ फटाफट। चलो देखो, इसका राइट आंसर कि इनमें से जो स्टेटमेंट गलत है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बारे में, वो है आपका मिनिमम वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 0। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू 0 होती नहीं है मिनिमम। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ओपन मार्केट ऑपरेशंस इंक्लूड, ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या इंक्लूड करते हैं इनमें से, सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स, और लास्ट बोल रहा है नन ऑफ द अबव। बताओ। चलो चलो देखो, राइट आंसर है आपका बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड बॉन्ड कॉल्ड ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एपीसी इज इक्वल टू, एपीसी किसके इक्वल होता है, पहले लिखा है रेशियो ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन, दूसरा लिखा है चेंज इन रेशियो ऑफ कंजम्पशन एंड इनकम, तीसरा लिखा है रेशियो ऑफ कंजम्पशन एंड इनकम, दूसरा, और उसके बाद चौथा रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम एंड चेंज इन कंजम्पशन। बताओ, यानी कि बेसिकली पूछ रहा है इनमें से एपीसी का फॉर्मूला कौन सा है। अब आपको फॉर्मूला बताना है, अगर आपने पढ़ाई की होगी तो बता ही दोगे, नहीं करी होगी तो नहीं बता पाओगे। बताओ फटाफट से।
बहुत आसान क्वेश्चन है, फटाफट से कमेंट में बताओ। देखो इसका करेक्ट आंसर है आपका रेशियो ऑफ कंजम्पशन एंड इनकम, एपीसी का फॉर्मूला यही होता है, और एपीएस का भी पढ़ा था ना ये। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इफ ए एस इक्वल्स टू सी प्लस एस, यानी एग्रीगेट सप्लाई अगर कंजम्पशन प्लस सेविंग के इक्वल है, एंड एग्रीगेट डिमांड इज कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, देन इक्विलिब्रियम विल बी स्टेब्लिश्ड एट। बोला अगर ऐसी कंडीशन है तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे स्टेब्लिश होगा? सब सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट, सेविंग मोर देन इन्वेस्टमेंट, सेविंग लेस देन इन्वेस्टमेंट, या ऑल ऑफ दी अबव। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? लो 25 सेकंड का टाइमर। देखो इसका करेक्ट आंसर क्या सिचुएशन बोल रहा है कि ए एस इक्वल्स टू सी प्लस एस और ए डी इक्वल्स टू सी प्लस आई, है ना, और बोल रहा है इक्विलिब्रियम है अगर, तो इक्विलिब्रियम कब होता है? ए एस इक्वल्स टू ए डी। तो अगर हम इसको फॉर्मूले को क्या करें सब्सटीट्यूट, तो सी प्लस एस इक्वल आएगा सी प्लस आई, सी से सी कैंसिल, क्या आ गया? एस इक्वल्स टू आई। तो ये कहाँ पे आ रही है? ये आ रहा है ऑप्शन ए में, ये है करेक्ट आंसर। ठीक है, विच इज द डिटरमाइनिंग फैक्टर फॉर इन्वेस्टमेंट, इनमें से कौन है जो डिटरमाइनिंग फैक्टर है किसका? इन्वेस्टमेंट का। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, इंटरेस्ट रेट, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दी अबव। बताओ। लो 25 सेकेंड, बहुत प्यारा क्वेश्चन। देखो राइट आंसर, राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों ही फैक्टर है किसके? इन्वेस्टमेंट के। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल भी काम आता है और इंटरेस्ट रेट भी आता है जब हम क्या करते हैं? डिटरमाइन करते हैं इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रियल इन्वेस्टमेंट, इनमें से कौन रियल इन्वेस्टमेंट है? ठीक है, पहला परचेजिंग ऑफ शेयर, दूसरा परचेजिंग ऑफ ओल्ड फैक्ट्री, तीसरा कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, चौथा ओपनिंग डिपॉजिट अकाउंट इन द बैंक। बताओ कौन सा इनमें से कौन क्या है रियल इन्वेस्टमेंट है? बताओ फटाफट से। देखो राइट आंसर होगा इसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, क्योंकि ये दिखाई देगी ना आपको, रियल इन्वेस्टमेंट है, बिल्डिंग आ रही है सामने, आप परचेज खरीदोगे, ओल्ड ओल्ड शेयर परचेज करोगे, नहीं सॉरी, शेयर परचेज करोगे, आपको कोई दिख रही है, विजिबिलिटी नहीं है उसकी। परचेजिंग ऑफ ओल्ड फैक्ट्री खरीदो तो इन्वेस्टमेंट कैसे हुई? अगर नया कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो एक इन्वेस्टमेंट हुई। ठीक है, रियल इन्वेस्टमेंट, ओल्ड भी तो है लेकिन रियल इन्वेस्टमेंट हुई आपकी कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। दो स्टेटमेंट दे रखी है, बताओ इनमें से कौन सी सही है ना? पहली स्टेटमेंट, इफ द पीपल ऑफ द इकोनॉमी सेव मोर इनकम विल बी इंक्रीज, बोल रहा है अगर जितने ज्यादा सेव करेंगे उतनी ज्यादा इनकम बढ़ेगी। इफ द पीपल ऑफ द इकोनॉमी सेव लेस इनकम विल डिक्रीज।
और अगर जितना कम सेव करेंगे उतनी इनकम इनकी कम होती जाएगी। ऐसा ये दो स्टेटमेंट में बोल रहा है। चलो अब आप बताओ इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। ये लो 25 सेकंड में आंसर दो। देखो इसमें ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं, ठीक है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, सेविंग बढ़ा रहे हो तो इनकम कैसे बढ़ जाएगी, आप पैसे सेव कर रहे हो, इन्वेस्ट करोगे जब तो सेविंग बढ़ेगी। अब बोल रहा है आप अगर पैसे सेव नहीं करते हो तो इनकम डिक्रीज हो जाएगी, ऐसा कैसे हो सकता है। सेव नहीं करने का मतलब आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो इनकम इंक्रीज होनी चाहिए आपकी। चलो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट। इसमें भी दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, देखते हैं। पहली स्टेटमेंट, द इक्विलिब्रियम आउटपुट इन द इकोनॉमी डिटरमाइंस द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। बोल रहा है जो इक्विलिब्रियम लेवल होता है आउटपुट का वो किसको डिटरमाइन करता है, एम्प्लॉयमेंट के लेवल को। दूसरी स्टेटमेंट बोल रहा है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम इज द लेवल वेयर ऑल द रिसोर्सेज आर पार्शियली एम्प्लॉयड। बोल रहा है कि फुल एम्प्लॉयमेंट इन इनकम का वो लेवल होता है जहाँ पे सारे ही सोर्सेज पार्शियली एम्प्लॉयड होते हैं, ठीक है। ऐसा सेकंड इन स्टेटमेंट में बोल रहा है। अब आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है। ये लो टाइम को नीचे से यहाँ सेट कर देते हैं, यहाँ दिखाई देगा आप, है ना। ये लो दो आंसर। देखो उसका करेक्ट आंसर है आपका स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सेम स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। पहली स्टेटमेंट देखते हैं। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट स्टेट्स दैट सेविंग आर अ पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ। एक पैराडॉक्स है क्या कि सेविंग इज अ पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ। दूसरी स्टेटमेंट में बोल रहे हैं हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर एंड सेविंग आर द कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। बोल रहा है हाउस होल्ड सेविंग और क्या एक्सपेंडिचर किसके कंपोनेंट हैं, एग्रीगेट डिमांड के। तो बताओ इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी नहीं है। बताओ 24 सेकंड के अंदर। देखो राइट आंसर है स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन ब्लू एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। पहला असर्शन गिवन है द डिमांड कर्व इज अ पॉजिटिवली स्लोप्ड स्ट्रेट लाइन। डिमांड कर्व क्या होता है, पॉजिटिवली कर्व स्ट्रेट लाइन होती है, ऐसा स्टेटमेंट असर्शन बोल रहा है। रीजन में बोल रहा है एग्रीगेट डिमांड इज सम ऑफ इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट डिमांड इज सम ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन। तब बताओ इनमें से कौन असर्शन सही है। अगर सही है, ट्रू है, तो क्या रीजन भी ट्रू है, या रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। रीजन असर्शन का क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से किया करो। दोनों सही हो भी सकते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि ऐसा जरूरी नहीं है कि असर्शन और असर्शन का एक्सप्लेनेशन रीजन में हो, और ऐसा नहीं है कि ना हो भी सकता है, ठीक है। लो बताओ।
देखो करेक्ट आंसर इसमें क्या है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, दोनों ही सही हैं, लेकिन रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। मैंने कहा था ना दोनों सही हो सकते हैं लेकिन जरूर नहीं कि एक्सप्लेनेशन सही हो। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ इज ट्रू, विच ऑफ आएगा, देखो विच ऑफ इज ट्रू, इनमें से कौन सा सही है। पहला दे रखा है एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 0, एमपीसी प्लस एमपीएस लेस देन 1, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1 और एमपीसी प्लस एमपीएस मोर देन 1। बताओ। ये लो टाइमर, यहाँ सेट करते हैं टाइमर को। नई एप्लीकेशन आई है तो थोड़ा अभी टाइम लगेगा एडजस्ट करने में, लेकिन हम आपको सारी फैसिलिटी देंगे, टाइमर की भी फैसिलिटी देंगे, फैसिलिटी देंगे, सॉरी टंग ट्विस्ट, फैकल्टी फैसिलिटी। चलो देखो राइट आंसर, और ये फॉर्मूला मैं आपको पहले ही बता चुका था, एम पी सी और एम पी एस का सम किसकी इक्वल होता है, 1 के, सी को यूज करके तो मैंने पीछे आंसर भी निकाला था, है ना। नहीं, ए पी सी और ए पी एस का करा था, सेम है, ए पी सी और ए पी एस का भी सम 1 होता है और एम पी सी और एम पी एस का सम भी 1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द मेन कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, मेन कंपोनेंट कौन सा एग्रीगेट डिमांड का इनमें से, इंडिविजुअल कंजम्पशन, पब्लिक कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट या ऑल ऑफ दी अबव। बताओ। ये लो 25 सेकंड का टाइमर। चलो देखो, इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि इन्वेस्टमेंट, पब्लिक कंजम्पशन और इंडिविजुअल सारे ही एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंजम्पशन कर्व इज द स्ट्रेट लाइन ड्यू टू, बोला कंजम्पशन कर्व क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है, किस रीजन से होता है ये बताओ। पहले बोल रहा है ऑप्शन में जीरो इनकम लेवल, जीरो इनकम लेवल होता है इसलिए होता है स्ट्रेट लाइन। दूसरा बोल रहा है कांस्टेंट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की वजह से होता है, जो आपकी एमपीसी होती है वो कांस्टेंट होती है इसलिए होता है। फिर इनवर्स इन कंजम्पशन बोल रहा है, इनवर्स होता है कंजम्पशन में। और चौथा बोल रहा है ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि सारे ही रीजन है, ऐसा बोल रहा है फोर्थ पॉइंट। अब आप बताओ इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। देखो, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आपकी एमपीसी होती है ये क्या होती है, कांस्टेंट होती है, तो ऑप्शन बी इज राइट, कि जो आपका कंजम्पशन कर्व है वो स्ट्रेट होता है जस्ट बिकॉज ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन इज कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एग्रीगेट डिमांड इन एन इकोनॉमी इज राइजिंग, बोला एग्रीगेट डिमांड जो है इकोनॉमी में बढ़ रही है, व्हाट कैन बी द पॉसिबल रीजन, तो इसका रीजन क्या हो सकता है। बोल रहा है राइज इन एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट बढ़ गया शायद इसलिए, या फॉल इन इंपोर्ट, या इंपोर्ट कम हो गया इसलिए, या राइज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, या बोला ऑल ऑफ दी अबव। बताओ करेक्ट ऑप्शन। ये लो 25 सेकंड का टाइमर। चलो देखो, राइट आंसर इसका कि जो आपकी एग्रीगेट डिमांड है वो इकोनॉमी में बढ़ रही है, उसका रीज़न है
एक्सपोर्ट बढ़ने से भी बढ़ती है, इंपोर्ट कम होने से भी बढ़ेगी, क्योंकि आप बाहर से नहीं मंगा रहे हो, यानी कि यहीं का यूज़ करोगे प्रोडक्ट, और इन्वेस्टमेंट पे खर्चा बढ़ाने से भी आपकी डिमांड बढ़ेगी। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन डी इज राइट, ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द एग्रीगेट डिमांड इन एन इकोनॉमी इज फॉलिंग। अगर एग्रीगेट डिमांड कम हो रही, गिर रही है, तो क्या रीजन होगा? बोला फॉल इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, फॉल इन इंपोर्ट्स, फॉल इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, या ऑल ऑफ द अबव। बताओ राइट आंसर। ध्यान से पढ़ना, ऐसा नहीं कि हमेशा आप सोचो कि ऑप्शन डी होगा हमेशा, हो भी सकता है, वो बात अलग है, लेकिन पढ़ के देखें एक बार क्वेश्चन, गलती ना करें जल्दबाजी में। देखो इसका राइट आंसर है आपका फॉल इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर गिर जाने इसकी वजह से ही डिमांड जो होती है वो भी गिरने लगती है। नेक्स्ट देखो, फर्म्स आर प्लानिंग, ऐसा नहीं है कि वही एक सही था, बाकी तीन गलत थे, इसलिए वो ऑप्शन सही है। और भी रीजन होते हैं डिमांड के गिरने के, लेकिन उन चारों में से एक ही रीजन सही था। क्या? गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर का गिरना। फर्म्स आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट मोर देन व्हाट हाउसहोल्ड्स आर प्लानिंग टू सेव, व्हाट कैन बी द पॉसिबल रीजन फॉर दिस। क्या बोल रहा है? फर्म्स क्या करती है? प्लान करती है ज्यादा सेव करने की देन व्हाट हाउसहोल्ड, और हाउसहोल्ड ने जो प्लान किया उससे ज्यादा फर्म चाहती है इन्वेस्ट करना। बट व्हाट कैन बी द पॉसिबल रीजन फॉर दिस, इसका रीजन क्या है? कि इन्वेस्टमेंट लेस देन सेविंग है इसलिए, या इन्वेस्टमेंट मोर देन सेविंग है, या इन्वेस्टमेंट सेविंग के बराबर है, या फिर नन ऑफ दी अबव। बताओ, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, बताओ आंसर इसका। देखो राइट आंसर देखो, इसमें राइट आंसर होगा इस कंडीशन में, जब बोल रहा है ना कि प्लानिंग टू इन्वेस्ट मोर देन हाउस होल्ड, तो ये कंडीशन आएगी इन्वेस्टमेंट जो है ज़्यादा होती है सेविंग से, इसलिए। ठीक है, वो सेव इतना नहीं कर रहे जितना हाउस होल्ड, जितना कि इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट देखो, डिफ्लेशनरी गैप शोज द मेजरमेंट ऑफ। डिफ्लेशनरी गैप क्या शो करता है भाई? डेफिसिट डिमांड को शो करता है, सरप्लस डिमांड को शो करता है, फुल एम्प्लॉयमेंट को शो करता है, या इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है? बताओ। ये लो 25 सेकंड का टाइमर। देखो सही ऑप्शन है, जो डिफ्लेशनरी गैप है किसको शो करता है? शो करता है फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट फुल है इसलिए डिफ्लेशनरी गैप आता है, क्योंकि डिमांड में फ्लक्चुएशन है। विच वन इज द रीजन ऑफ अपियरिंग डेफिसिट डिमांड कंडीशन? इनमें से कौन है डेफिसिट डिमांड की कंडीशन को शो करता हो? पहला, फॉल इन द मनी सप्लाई इन द कंट्री, फॉल इन इन्वेस्टमेंट डिमांड एज अ रिजल्ट ऑफ राइज इन बैंक रेट, फॉल इन डिस्पोजेबल इनकम एंड कंजम्पशन डिमांड ड्यू टू इंक्रीज इन टैक्सेस, या ऑल ऑफ दी अबव। बताओ। ये लो टाइमर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, हो सकता है ये क्वेश्चन भी आए या इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। और ये क्वेश्चन आपके सीयूटी के एग्जाम में भी काम आएंगे।
देखो इसका करेक्ट ऑप्शन है जो डेफिसिट डिमांड की कंडीशन को शो करता है वो है फॉल इन द मनी सप्लाई इन कंट्री। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है ये देखना है। एम्प्लॉयमेंट लेवल डिक्लाइंस ड्यू टू डिक्रीज इन डिमांड, या फिर प्राइस लेवल फॉल्स ड्यू टू डेफिसिट डिमांड इन द कंट्री, या तीसरा प्रोडक्शन लेवल फॉल्स डेफिसिट डिमांड, और चौथा में बोलता है कि ये ऊपर वाले तीनों स्टेटमेंट सही है। बताओ राइट ऑप्शन कौन सा है। चलो देखो, ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि हमें बताना था कौन सी स्टेटमेंट सही है। द डिफरेंसेस बिटवीन द एग्रीगेट डिमांड, डिफरेंस बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एट अबव फुल एम्प्लॉयमेंट एंड एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट। एक एग्रीगेट डिमांड जो एम्प्लॉयमेंट से ऊपर है, फुल एम्प्लॉयमेंट से ऊपर है, ठीक है, और एक एग्रीगेट डिमांड जो फुल एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे अगर इनका डिफरेंस निकाले, इन्फ्लेशनरी गैप बोलेंगे, डिफ्लेशनरी गैप बोलेंगे, या फिर दोनों बोलेंगे, या बोल रहा है इनमें से कोई भी कंडीशन सही नहीं है। बताओ, टाइमर ये लो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो। देखो इसमें से ना तो इन्फ्लेशनरी कंडीशन को डिफाइन कर रही है ना डिफ्लेशनरी, तो इसका मतलब ऑप्शन डी इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन ऑफ सरप्लस डिमांड, कौन सा इनमें से रीजन है सरप्लस डिमांड का, कि सरप्लस डिमांड क्यों होती है भाई। पहला बोला इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन मनी सप्लाई, फॉल इन टैक्सेस, या ऑल ऑफ द अबव। बताओ, ये लो टाइमर। देखो करेक्ट आंसर, कि जो आपकी सरप्लस डिमांड आती है उसका रीजन है इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। ये कौन पब्लिक एक्सपेंडिचर कौन बढ़ाता है, गवर्नमेंट बढ़ाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इन द सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप की सिचुएशन क्या होती है, डिमांड इंक्रीज और रैपिडली, या फिर सप्लाई इंक्रीज रैपिडली, या बोथ डिमांड सप्लाई इंक्रीज इक्वल, या फिर ऑल ऑफ दीज। क्या बताना सिचुएशन, डिफ्लेशनरी गैप की सिचुएशन डिफाइन करनी है, याद रखना। बताओ आंसर। इन द सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशनरी गैप, देखो डिफ्लेशनरी गैप की सिचुएशन में डिमांड भी इंक्रीज हो सकती है, सप्लाई भी इंक्रीज हो सकती है, या दोनों एक साथ इंक्रीज हो सकते हैं, तो इसलिए आपकी तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग
काउज ट्रेड साइकिल, इनमें से कौन रीजन है किसका, ट्रेड साइकिल का। पहला बोला डिफ्लेशनरी कंडीशंस, दूसरा इन्फ्लेशनरी कंडीशन, या सी में बोल रहा है दोनों ही इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी कंडीशन, और डी में बोल रहा है कि नहीं इनमें से कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है, ऐसा कह रहा है। तो बताओ आप इसका आंसर 25 सेकंड के अंदर। चलो देखो, साइकिल ट्रेड जो है वो डिफ्लेशनरी कंडीशन की वजह से भी होती है और इन्फ्लेशनरी कंडीशन की वजह से भी होती है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच वन इज द करेक्टिव मेजर फॉर डेफिशिएंट डिमांड, इनमें से कौन जो है डेफिसिट डिमांड का करेक्टिव मेजरमेंट है। पहला फिस्कल मेजर्स, दूसरा मॉनेटरी मेजर्स, या तीसरे में बोल रहा है कि दोनों ही ऑप्शन सही होंगे ए और बी, चौथे में बोल रहा है कि नहीं इनमें से कोई भी इसका सही आंसर नहीं है। लो आप बताओ, पूरा टाइमर लो, पूरा टाइमर लो, और 25 करोड़ नहीं, 25 करोड़ नहीं देंगे, 25 सेकंड देंगे आपको। देखो इसका करेक्ट आंसर है कि विच वन इज द करेक्ट मेजर फॉर डेफिसिट डिमांड। डेफिसिट डिमांड के लिए हम फिजिकल मेजर्स को भी यूज करते हैं और मॉनेटरी मेजर को भी यूज करते हैं, तो हमारे ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच मेजर इज इंक्लूड इन फिजिकल मेजर, फिजिकल मेजर के अंदर कौन सा मेजर इंक्लूड होता है। ठीक है, देखो वो डेफिसिट डिमांड के लिए यूज करते हैं फिजिकल और मॉनेटरी, लेकिन फिजिकल में कौन से मेजर होते हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है, टैक्सेशन होता है, पब्लिक डेप्ट होता है, या ऑल ऑफ दी अबव। किसका बताना है, फिजिकल का, याद रखना फिजिकल मेजर का बताना है आपको। ये लो टाइमर, बताओ आंसर। देखो करेक्ट आंसर है इसका ऑल ऑफ दिस, ये सारे ही फिजिकल मेजरमेंट है, चाहे पब्लिक एक्सपेंडिचर हो, चाहे टैक्सेशन हो, चाहे पब्लिक डेप्ट हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच फिजिकल मेजर शुड बी अडॉप्टेड फॉर करेक्टिंग डेफिसिट डिमांड, कि फिजिकल मेजर हमको अडॉप्ट करना है, लेकिन कौन सा करें, क्या करेक्ट करना है हमें, डेफिसिट डिमांड को करेक्ट करना है। पहला बोल रहा है गवर्नमेंट शुड स्पेंड मोर इन पब्लिक वर्क, दूसरा टैक्सेशन शुड बी रिड्यूस, तीसरा पब्लिक डेप्ट शुड बी रिड्यूस, चौथा बोला कि तीनों ही स्टेप लेने चाहिए। बताओ आंसर कौन सा करेक्ट है। फटाफट से आंसर बताओ कमेंट में, बहुत प्यारा क्वेश्चन, इससे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे फिजिकल मेजर्स के। देखो इसका राइट आंसर आपका ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि फिजिकल मेजरमेंट में सारे ही करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, क्या करेक्ट करने के लिए, डेफिसिट डिमांड को करेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट देखो, with which component of monetary policy central bank tries to attain economic stability in the country, क्या बोल रहा है which component, यानी कि इनमें से, ये जो चार कंपोनेंट हैं इनमें से कौन सा कंपोनेंट किसका, मॉनेटरी पॉलिसी का सेंट्रल बैंक क्या करती है, ट्राई करती है अटेन फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए इनमें से कौन सा
क्या करती है, कंपोनेंट यूज करती है, बताओ। ये लो टाइमर। देखो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। सेंट्रल बैंक भी ये सारे ही मेजरमेंट यूज करती है, सारे ही कंपोनेंट यूज करती है, किसके लिए, मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच मेथड सेंट्रल बैंक अडॉप्ट फॉर कंट्रोलिंग क्वांटिटेटिव ऑफ क्रेडिट। बोलो सेंट्रल बैंक कौन सा मेथड यूज करता है किसके लिए, कंट्रोलिंग क्वांटिटेटिव ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट की क्वांटिटी को कंट्रोल करने के लिए। बैंक रेट को यूज करता है, ऑपरेशन मार्केट ओपन मार्केट ऑपरेशन को यूज करता है, चेंज इन कैश रिजर्व रेशियो, या फिर ऑल ऑफ दी अबव, बताओ। ये लो टाइमर। देखो इसका करेक्ट आंसर, जो बैंक आपका सेंट्रल बैंक है ना, वो क्वांटिटेटिव क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए बैंक रेट भी यूज़ करता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन भी यूज़ करता है, कैश रिजर्व रेशियो को भी करता है इस्तेमाल। तो ऑप्शन डी हो गया आपका राइट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच इज अ क्वालिटेटिव मेथड ऑफ कंट्रोलिंग क्रेडिट। पीछे हमने पढ़ा था क्वांटिटेटिव, अब पढ़ना है क्वालिटेटिव मेथड ऑफ कंट्रोलिंग क्रेडिट। पहला बोल रहा है चेंज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन, लोनी यानी कि जो लोन लेंगे, ठीक है, क्रेडिट राशनिंग, या फिर डायरेक्ट एक्शन, या बोला ऑल ऑफ दी अबव। बताओ क्या करेंगे इसमें से। इस बार क्वालिटेटिव है, याद रखना, पहले क्वांटिटेटिव था। चलो देखो, ये सारे ही क्वालिटेटिव कंट्रोलिंग के मेथड हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखो इससे आपके क्वेश्चन क्लियर होते जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जा रहा है कि क्वांटिटेटिव मेथड कौन से और क्वालिटेटिव मेथड कौन से। विच मॉनेटरी मेजर मे बी अडॉप्टेड टू करेक्ट डेफिसिट डिमांड। मतलब मॉनेटरी मेजर कौन सा अडॉप्ट करेंगे, इनमें से क्या करेक्ट करना है हमने, डेफिशिएंट डिमांड को करेक्ट करना है। पहला रिडक्शन इन बैंक रेट, दूसरा बाइंग सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट, तीसरा रिड्यूसिंग कैश रिजर्व रेशियो, और चौथा ऑल ऑफ दी अबव। की बोल रहा है कि ऊपर के तीनों स्टेप लेने पड़ेंगे हमें, किसके लिए, डेफिसिट डिमांड को करेक्ट करने के लिए। बताओ आंसर फटाफट से कमेंट में। और आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, एग्जाम आपके सर पे आ चुके हैं, पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, सिलेबस ज़्यादा सर पे इकट्ठा हो जाएगा तो दिक्कत होगी। अभी से पढ़ लेंगे तो ज़्यादा बेटर है, अभी भी टाइम है, प्री बोर्ड ही है, उससे पहले प्री बोर्ड में आप तैयारी कर लीजिए अच्छी, ताकि बोर्ड आपके अच्छे जाए, बोर्ड ही आपका फाइनल होगा। देखो राइट आंसर क्या बताना है हमने, मॉनेटरी मेजर। तो ये सारे ही मॉनेटरी मेजर हैं, ठीक है, किसके, डेफिसिट डिमांड को करेक्ट करने के। तो हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन ऐसे डिजाइन किए गए जानबूझ के ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। विच फिस्कल मेजर इज टू बी अडॉप्टेड इन करेक्टिंग इन्फ्लेशनरी गैप। अब देखो कौन सा मेजर अपनाना है, फिस्कल मेजर अपनाना है, और क्या सही करना है, इन्फ्लेशनरी गैप को सही करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। देखो यहाँ से एक और, रिड्यूस
बोल रहा है रिडक्शन इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन टैक्सेस, इंक्रीज इन पब्लिक डेप्ट, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। बताओ इसका राइट आंसर। देखो मैंने क्या बोला था, हमें फिस्कल मेजर्स अडॉप्ट करने हैं, किसको सही करने के लिए, इन्फ्लेशनरी गैप को सही करने के लिए। तो रिडक्शन इन पब्लिक एक्सपेंडिचर भी फिस्कल मेजर है, इंक्रीज इन टैक्स भी फिस्कल मेजर ही है, इंक्रीज इन पब्लिक डेप्ट भी फिस्कल मेजर है। तो आपका ऑप्शन डी इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच मॉनेटरी मेजर इज टू बी अडॉप्टेड इन करेक्टिंग इन्फ्लेशनरी। अब देखो कौन सा लेना है, मॉनेटरी मेजर लेना है अब हमें, और क्या सही करना है, अब इन्फ्लेशनरी कंडीशन को सही करना है हमें इन्फ्लेशनरी कंडीशन में। ठीक है, ऑप्शन है आपके, इंक्रीज इन बैंक रेट, सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी इन ओपन मार्केट, इंक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो, और चौथा बोल रहा है ऑल ऑफ दी अबव। बताओ 25 सेकंड के अंदर बताओ, चलो। देखो इसका भी हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा कि ये तीनों क्या है, मेजर हैं किसके, मॉनेटरी मॉनेटरी मेजर हैं किसको सही करने के, इन्फ्लेशनरी कंडीशन को सही करने के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट आर डिटरमाइंड। बोला इनकम और एम्प्लॉयमेंट को कैसे डिटरमाइन किया जाता है, पहला बोला टोटल डिमांड से, फिर टोटल सप्लाई से, सी बोल रहा टोटल डिमांड एंड टोटल सप्लाई बोथ दोनों से, या डी बोल रहा बाय मार्केट डिमांड। बताओ करेक्ट ऑप्शन। बताओ। देखो करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर है कि इनकम और एम्प्लॉयमेंट को अगर हमें डिटरमाइन करना है तो हमें टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई दोनों को ही देखना पड़ेगा, तभी निकलेगी आपकी इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रिलेशन बिटवीन कंजम्पशन एंड सेविंग। कंजम्पशन के और सेविंग के बीच में क्या रिलेशन है, क्या रिश्तेदारी भाई कंजम्पशन और सेविंग की। पहला बोल रहा है इनवर्स है इनका रिलेशन, दूसरा बोल रहा है डायरेक्ट रिलेशन है, तीसरा बोल रहा है इनवर्स एंड डायरेक्ट डायरेक्ट बोथ रिलेशन है, चौथे बोल रहा है नीदर इनवर्स नॉट डायरेक्ट, यानी कि कोई भी रिलेशन नहीं है इनमें। बताओ। बहुत आसान क्वेश्चन है, कंजम्पशन और सेविंग के बीच रिलेशन बताना है। देखो कंजम्पशन और सेविंग, अगर आप कंजम्पशन बढ़ाओगे तो इनकम तो आपकी उतनी ही है, तो सेव कम कर पाओगे, तो ये कैसा रिलेशन हो रहा है, इनवर्स रिलेशन। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हेन अ इकोनॉमी देयर टू सेव ऑल इट्स एक्स्ट्रा इनकम देन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेशन विल बी। बोला कि अगर एक्स्ट्रा इनकम को सेव किया जा रहा है तो इन्वेस्टमेंट कैलकुलेशन कैसे होगी, क्या होगी इन्वेस्टमेंट, वन होगी, अनसर्टेन होगी, जीरो होगी, या इन्फिनिटी होगी। बताओ।
बताइए आंसर। When an economy dare to save all its extra income than investment, वो किसके लिए? सारी की सारी इनकम को सेव कर ले रहे हैं, आपकी एक्स्ट्रा इनकम है जितनी भी, किसके लिए? इन्वेस्टमेंट के लिए। सारी सेव कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट क्या होगी, कैलकुलेशन क्या होगी इसकी? 1 की इक्वल होगी, अनसर्टेन होगी, 0 होगी या इनफाइनाइट होगी। कि जितने भी इनकम आपकी एक्स्ट्रा आ रही है सब सेव की जा रही है, तो इन्वेस्टमेंट क्या होगी? इन्वेस्टमेंट बतानी है आपकी। इन्वेस्टमेंट होगी आपकी 1। ठीक है, देखिए अगर आप हमारे चैनल के साथ पढ़ाई कर रहे हैं तो अगर आपको डाउट आते हैं, इफ़ यू हैव एनी डाउट, आप एक पेन और पेपर उठाइए और उन डाउट को लिख लीजिए एक जगह पे, क्योंकि हो सकता है कि बार बार डाउट आए पढ़ते पढ़ते और आप भूल जाओ कुछ डाउट। तो एक पेन और पेपर लीजिए, एक पेपर पर सारे डाउट नोट करिए, फिर आप उसे हमारी वेबसाइट www.muft.shiksha पर जाइए। वहाँ पे हमने कॉलम दिया है आस्क माई क्वेश्चन, उसके अंदर आप आपके क्वेश्चन पूछिए या और किसी ने क्वेश्चन पूछे उनके जवाब दीजिए, जिसके बदले में आप वहाँ पे रिवॉर्ड अर्न कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी आप डाउट पूछेंगे हमसे या आप हमसे क्लास लेंगे हमारे चैनल पे, दैट इज 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, एंड हम ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम हमारे चैनल पर 100+ सब्जेक्ट पढ़ाएं। ठीक है, और सिर्फ पढ़ाएंगे नहीं, आपके साथ मिलकर आपके एग्जाम के प्रिपरेशन भी कराएंगे। जैसे कि मैं हमेशा एक चैप्टर खत्म करता हूँ, उसके 10 बाद ही आपको उसकी एमसीक्यू वीडियो, प्रिपरेशन वीडियो के साथ आपका कॉन्सेप्ट भी लेके चलता हूँ। तो बने रहिए हमारे चैनल पर, और हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आप अगर हमसे अदर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ना चाहते हैं, जैसे कि हम अवेलेबल हैं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, मैं आपसे कनेक्ट हूँ, टेलीग्राम, लिंक्डइन, तो आप हमें हमारे डोमेन नेम muft शिक्षा मुफ्त.शिक्षा नेम सर्च कर आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। और मैं आपका एजुकेटर रिंकू शाक्या, जैसे कि आपसे हमेशा कहता हूँ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने आप को मौसम से बचा के रखिए, क्योंकि मौसम बिगड़ता जा रहा है, मेरे को भी कोल्ड लग गया है। और अपने चारों तरफ खुशियाँ फैलाते रहिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।